Namaskar. Welcome everyone. I warmly welcome you all to today's panel discussion organized at Institute of Financial Management, Training and Research, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जैसा कि आपको विदित है कि मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के क्रियान्वयन हेतु संस्थान में साधना सप्ताह वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वित्त के विभिन्न विषयों पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस विषय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उसके महत्व पर भी डिस्कशन होगा। इसी क्रम में आज के पहले सेशन का प्रारंभ करते हैं, जिसका विषय है जैम पोर्टल। जैम पोर्टल एवं प्रोक्यूरमेंट से संबंधित विस्तृत जानकारी, उनकी विशेषताएं, जैम का चरणबद्ध विकास, पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका आदि की विस्तृत जानकारी तथा बायर सेलर्स के द्वारा उठाई जा रही विभिन्न समस्याओं का नियमों के आलोक में समाधान हेतु आज पैनल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री मोनीस अली सिद्दीकी, वित्त नियंत्रक, सहकारिता विभाग का मैं स्वागत करती हूँ। सर 1998 बैच के वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी हैं। सर को वित्त एवं लेखा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग, जिलों में वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं मुख्य कोषाधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव है। महोदय को जैम पोर्टल प्रोक्यूरमेंट पर विशेष रूप से महारत प्राप्त है। आज इसी के अंतर्गत उक्त विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। पैनल के अगले मेंबर श्री पवन कुमार द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, दिव्यांगजन 2005 बैच के वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी उपस्थित हैं। वेलकम सर। सर का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड इश्यूज, सर्विस मैटर, पे फिक्सेशन एंड एसीपी हैं। इसके साथ ही सर मोटिवेशनल स्पीच से भी समय समय पर सबको लाभान्वित करते हैं। क्यूरेटर के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती सुलक्षणा सिंह, संयुक्त निदेशक IFMTR। आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ओवर टू यू मैम। नमस्कार सर। अभी आपका परिचय जैसे मैडम ने दिया है कि आप लोग वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। मोनी सर जैम पे काफ़ी काम कर चुके हैं। मोनी सर की 2 किताबें आ चुकी हैं, कुछ किताबें शायद इनकी एक आध किताब पाइपलाइन में है। सर का इस विषय के साथ साथ अन्य विषयों में भी काफ़ी सिद्धहस्त हैं सर। सर हम लोग आज हमारा टॉपिक है जैम पोर्टल को लेके, जैम पोर्टल विद प्रोक्यूरमेंट, क्योंकि हम लोग वित्त एवं लेखा सेवा के हैं और हमारे एक बहुत साधारण सी बात कही जाती है कि सर्विसेज में 2 चीज़ें तंग करती हैं, एक होता है अपॉइंटमेंट और दूसरा होता है परचेज़। तो ये परचेज़ का ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए हम आज से बात शुरू करते हैं कि हम लोग प्रोक्योरमेंट पे और जैम पोर्टल पर कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों के काफ़ी पूछे जाते हैं, उनमें जैम पोर्टल को लेके काफ़ी वार्ता होती रही है। जैम का मतलब हो गया गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। सर सही है। और 2017 में लगभग ये हमारे यहाँ आया। तो सर इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएंगे कि हम लोग कहाँ से चले थे, फिर हम लोग DGSND से होते हुए, रेट कॉन्ट्रैक्ट से होते हुए यहाँ तक आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास बताएंगे सर। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो क्रय प्रक्रिया थी वो फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 से संचालित होती थी, और कुछ मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर थे, MGO थे, कुछ बजट मैनुअल में कुछ प्रपत्र दिए गए थे। तो ये सब क्रय के सिद्धांत निर्धारित करते थे, और फाइनेंशियल हैंडबुक के वॉल्यूम 5 पार्ट 1 के अपेंडिक्स 18 और 19 है, इसमें क्रय के नियम और क्रय की प्रक्रिया को सम्मिलित। बहुत लंबे समय तक हम इस पर कार्य कर रहे थे, और जो समय की इसमें बचत हो, लागत कम हो, पारदर्शिता और बढ़े, भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे। लेकिन मौद्रिक सीमा बढ़ाने के अलावा कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया था। सरकार लगातार इस दिशा में लगातार प्रयास करती रही। फिर ये हुआ कि इसको बहुत ही वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाए इन नियमों को। इसके लिए 1 अप्रैल 2016 से ये प्रोक्योरमेंट मैनुअल लागू किया गया। उसमें सारी बातों को लिखा गया और क्रय नियम और क्रय प्रक्रिया को और परिभाषित किया गया अच्छे तरीके से। इसके बाद
फिर ये हुआ कि ई टेंडर 12 मई 2017 को ई टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन ई टेंडर भी वही टेंडर जो बॉक्स में डाला जाता था मैनुअली, उसी को कंप्यूटर पे डाला जाने लगा, मतलब कोई ऑनलाइन नहीं था। तो जो समस्याएं थी मैनुअल में, वो ई टेंडर में भी वो समस्याएं आने लगी। तो 12 मई 17 को जब हमने ये अपनाया, इसके पहले ही भारत सरकार ने 9 अगस्त 16 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया थी, ऑनलाइन क्रय की प्रक्रिया थी, वो अपना चुकी थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भ्रष्टाचार की और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और दक्ष और सुगम और कारगर बनाने के लिए क्रय प्रक्रिया को हमने भी जेम पोर्टल अपनाया। और 23 अगस्त 2017 से हमारे यहाँ कोई भी वस्तु जो है जेम पोर्टल से ही क्रय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया, एक शासनादेश जारी करके। तो ये सफ़र रहा हमारा जेम पोर्टल का। सर, जैसे कि एक है ना कि जेम पोर्टल पर अक्सर दो से अधिक बायर होते हैं, 2 या 3 बायर, और ऐसे कार्टलाइजेशन लगता है कि उन्होंने कार्टलाइजेशन किया है, आपसी सहमति बना के किसी चीज़ के रेट बढ़ा दिए हैं या घटा दिए हैं, तो ऐसी स्थिति को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, जेम पर जो कार्टलाइजेशन वाली आपने बात बताई कि 3 फर्में या 3 ग्रुप्स आपस में मिलके किसी भी बिड को अपने फेवर में कर लें, ये संभावनाएं बनी रहती हैं और इसको लेकर सबसे अधिक समस्याएं बायर के पास आती हैं। जेम के पास ऐसा कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली बता दे कि ये जो बिडर्स हैं ये आपस में इनका कोई कार्टलाइजेशन वाला कोई इशू है, तो जब ऑटोमेटिकली नहीं बता सकता। लेकिन तरीके हैं कि जिस प्रकार से हम ये पहचान सकते हैं कि ये कार्टलाइजेशन है कि नहीं। उसके लिए एक सिस्टम अभी ऑटोमेटिकली वाला है कि अगर एक ही आईपी एड्रेस प्रयोग किया गया है तो जेम पे वो फ्लैग कर देता है कि एक आईपी एड्रेस से फ्लैग किया गया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्टलाइजेशन है कि नहीं है। उसके लिए बायर को सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, खासकर ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड आ रहा है। ये हम तब पता लगा सकते हैं कि जब हम फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी बिड में 3 ही बिड फाइनली क्वालिफाई करती हैं, ठीक है, इसमें बायर और सप्लायर दोनों का कहीं ना कहीं मिली भगत होती है, तभी ये पूरी तरह से परिपूर्ण हो पाता है कि वो कार्टलाइजेशन हुआ। क्योंकि यदि हमने ऑटोमेटिकली जानबूझकर किसी को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया है तब तो ये समस्या आएगी। अदरवाइज अगर 4 या 5 आए हैं और 5 को क्वालिफाई हो रहे थे टेक्निकली और हमने क्वालिफाई होने दिया तो ये समस्या नहीं रहेगी। समस्या तब उत्पन्न हो सकती है जब हमने जानबूझकर किसी एक को डिस्क्वालीफाई किया और वो ग्रुप जो था उसे हमने रहने दिया। ऐसे में जो उनका प्राइस आता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू होता है। उस प्राइस पैटर्न को हम देख सकते हैं। वो प्राइस पैटर्न अपने आप में बता देता है कि ये संभावित कार्टलाइजेशन है कि नहीं है, और यदि ऐसा है तो हम जेम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये प्रोविजंस हैं हमारा शासनादेश जो 26/11 वाला है, उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है कि यदि बायर को ऐसा लगता है ये 3 ग्रुप आपस में मिले जुले हैं तो उसकी शिकायत जेम पे की जा सकती है और जब पूरी प्रक्रिया के अनुसार उसका करके आपको बता। तो जैसे आउटसोर्सिंग बिड में एमएसएमई प्रेफरेंस इनबिल्ड होती है, और यदि सभी टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर L1 प्राइस कोड करते हैं तो जेम का ऑटो रन मैकेनिज्म किस आधार पर सिलेक्शन करता है? देखिए, जो हमारे यहाँ बिड की प्रक्रिया है जेम पोर्टल पे, जब एक ही वस्तु का क्रय करते समय कई L1 आ जाते हैं, एक ही दर प्रस्तुत करते हैं कई फर्में, तो वस्तुओं के केस में तो रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक लागू हो जाती है। लेकिन सेवाओं के क्षेत्र में रन L1 एक लॉटरी सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली L1 में से एक L1 को सेलेक्ट करता है, वो स्वचालित विधि से अपने आप सेलेक्ट करता है। एमएसएमई को प्रेफरेंस देने पे सामान्यतः जब हम एमएसएमई को प्रेफरेंस देते हैं और रन L1 नहीं भी चलाना होता है और उसका रेट 15% से ज़्यादा हो, L1 प्लस 15% के प्राइस बैंड में आता है, तब भी एमएसएमई को हमको कार्य देना पड़ता है। उसी आधार पर रन L1 जो बना हुआ है ऑटोमेटिक टूल हमारा, वो भी जब भी रन L1 चलेगा और एमएसएमई प्रेफरेंस हमने दिया है तो एमएसएमई को ही वो चुनेगा। जैसे पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट एक्सपीरियंस में इवैल्यूएशन में अगर सिमिलर कैटेगरी प्रोडक्ट की शर्त को जेम किस प्रकार ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करता है? ये एक समस्या बायर के लिए रही है, क्योंकि जब हम पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट परफॉर्मेंस दो एक ऐसे पहलू हैं जो कि हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन के एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सामान्यतः हम टर्नओवर और एक्सपीरियंस और पास्ट परफॉर्मेंस को एक बेस बनाते हैं। ज़्यादातर
जो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होती हैं फर्में इन आधार पे होती हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस में तो बहुत समस्या नहीं रहती, क्योंकि अनुभव यदि उसको है कार्य क्षेत्र में, अन्य वस्तुओं के भी एक्सपीरियंस है तो हम उसको मान लेते हैं। लेकिन पास्ट परफॉर्मेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वो उस कैटेगरी की ही सामान का उसका अनुभव है कि नहीं है। ऐसे में जो सबसे अच्छा होता है, ये बायर के पास ही ये क्लियर कट होना चाहिए उसको, कि वो जब बिड बना रहा हो उसी समय अगर वो स्पेसिफाई कर दे कि हम किस वस्तुओं को सिमिलर कैटेगरी मानेंगे, तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। पर अगर हमने क्लैरिफाई नहीं किया है तो फिर ये समस्या आ सकती है कि यदि हम अपने फेवरेबल किसी के लिए हम उसको सिमिलर कैटेगरी मान लें और जिससे हम नहीं चाह रहे हैं उसका हम सिमिलर कैटेगरी ना माने, तो इसको लेके विवाद हो जाते हैं। और जो हमारा 48 घंटे का समय दिया रहता है, इस पर लोग आपत्ति भी करते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करना चाहिए और जब में भी इनबिल्ट ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे कि क्लैरिफाई हो जाए कि सिमिलर कैटेगरी को लेकर पास्ट परफॉर्मेंस में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना। इसी कोई वस्तु या सेवा, क्या उसे कोटेशन या ई टेंडरिंग के माध्यम से प्रोक्योर करना अनुमन्य है? अब सभी वस्तुएं, जो हमारा लेटेस्ट जियो है उत्तर प्रदेश सरकार का 26 नवंबर 2024 का, उसमें सभी वस्तुएं और सेवाएं जेम पोर्टल से क्रय करना अनिवार्य कर दिया गया। और 30 अगस्त 17 को एमएसएमई विभाग का जो जियो जारी हुआ था, उसमें वस्तुओं को क्रय किया जाना अनिवार्य किया गया था। फिर कार्मिक विभाग द्वारा 18 दिसंबर 2019 को जियो जारी किया गया, उसमें सेवाएं लिया जाना भी जेम पोर्टल से ही सेवाएं लिया जाना अनिवार्य किया गया था। फिर विभागों ने ये कहा कि कुछ सेवाएं और वस्तुएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो क्या उनको हम ई टेंडर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से क्रय कर सकते हैं। तो एमएसएमई विभाग का एक जियो फिर 6 अप्रैल 2021 को आया। उसने कहा जो वस्तुएं और सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं उन्हें आप कस्टम बिड के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज की परिस्थिति में और आज के वर्तमान जियो के अनुसार कोई भी वस्तुएं और सेवाएं जो जेम पे हैं उनको तो जेम से क्रय किया जाना है, जो जेम पे नहीं है उनको जेम पोर्टल के माध्यम से ही कस्टम बिड के माध्यम से क्रय किया जा सकता है। सर, जैसे रिवर्स ऑक्शन के दौरान कई बार रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो जिससे रेट कम होंगे तो लगता था क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो इसको लिए क्या किया जा सकता है, मतलब इसको रोकने के लिए? देखिए, हमारे जो लेटेस्ट हमारा शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का 26/11 का है, उसमें 10 लाख के ऊपर के समस्त क्रय पे आरए अनिवार्य कर दिया गया है। और आरए अनिवार्य करने के बाद यह सुनने में अक्सर आया है, लोगों ने इस बात पर अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है और कुछ लोगों ने कहा है कि ये समस्या आ रही है कि आरए करने पर बहुत से ऐसे फर्में हैं कि हम बिड जरूर ले लें। कुछ लोगों को होता है कि कभी कभी ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि लगता है कि हमारा इस विभाग में ठीक ठाक चल रहा था और दूसरी कंपनी कंपटीशन में आ गई है, तो आरए के माध्यम से वो अपना प्राइस बहुत लो कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्वालिटी ऑफ पे कंप्रोमाइज की समस्या आती है। लेकिन अब ये बायर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन पूरी इस जेम की प्रक्रिया की यदि हम देखें तो जो बायर है, यानी कि गवर्नमेंट ही बायर है, गवर्नमेंट का कोई ना कोई विभाग बायर है, बिल्कुल, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी, क्योंकि किसी भी सामान को हम खरीदते हैं तो उस दर पे बेस्ट सामान हमें लिया जाना है। यानी क्वालिटी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्राइस के साथ साथ। तो क्वालिटी कैसे हम अश्योर कर सकें क्वालिटी वाला सामान हमें आया है उसी स्पेसिफिकेशन का जिसका हमने बिड में स्पेसिफाई किया था। इसके लिए जब आरए में यदि ऐसा लगता है बायर को कि रेट्स बहुत कम कर दिए गए हैं, तो वर्क ऑर्डर देने के पहले भी वो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर सकता है परचेसर से, सप्लायर से, कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें सप्लाई करेंगे। दूसरा बिंदु होता है, देखिए, समानता सैंपल का कोई हमारे यहाँ जेम पर नियम नहीं है, लेकिन वर्क ऑर्डर देने के बाद हम उससे एक सैंपल मांग सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि सैंपल मांगने से अच्छा है कि हमारी जितनी सप्लाई हुई है उसको रैंडमली 10% या 25% रैंडमली हम वेरीफाई करा दें। अगर ये प्रक्रिया हम समस्त जो भी टेंडर प्रक्रिया है, जो हमें सामान मिलता है, इसमें यदि अपनाएं तो खाली आरए वाले ही समस्या नहीं, जहाँ पे आरए के कारण लो प्राइस हो गई है, वैसे भी हम क्वालिटी को बहुत अधिक कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम रैंडमली अपनी एक कमेटी द्वारा जो सामान हमें मिला है उसको उसके क्वालिटी को जांच करा दें। इसमें कुछ हम थोड़ा ऐड भी करेंगे। जैसे रैंडमली आपने बताया, तो रैंडमली के लिए प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का प्रावधान है जेम पोर्टल पे। जैसा आपने बताया कि टीम जाके रैंडमली उसको कर ले, तो वो प्रावधान है प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन का। तो पीडीआई आप कर सकते हैं, आप सामान डिस्पैच होने से पहले उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे जो क्या है कि अपना प्रोक्योरमेंट मैनुअल भारत सरकार का 2022 वाला
और GFR का नियम जो 190 है उसमें बहुत एबनॉर्मली जो लो रेट कोट करते हैं कोई बिडर्स, तो उसके लिए उनसे प्राइस जस्टिफिकेशन मांगा जाता है। अच्छा, कि आप प्राइस जस्टिफिकेशन दें कि इतने पैसे में आप कैसे ये कर पाएंगे, इतनी कम धनराशि में आप कैसे कर पाएंगे, और उसमें कितना रिस्क है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके उससे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा रिटर्न में। और अगर वो रिटर्न में नहीं दे पाता है तो उसकी बिड को रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम और अस्वीकृत घोषित कर सकते सर क्या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में L2 बिडर के साथ नेगोशिएशन करना सही होता है? हैं। नहीं, जो अपना जियो है और जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स हैं और जो हमारे GFR हैं या GTC है, जेम पोर्टल इन्हीं नियमों से चलता है। GFR प्रोक्योरमेंट मैनुअल भारत सरकार का और जेम का जनरल टर्म एंड कंडीशन, इस और CVC की गाइडलाइन के अनुसार भी केवल L1 से ही नेगोशिएशन आप कर सकते हैं। और जेम पोर्टल पे जब फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद जो एक ऑप्शन भी आता है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि नीड टू नेगोशिएट विथ L1, यानी नेगोशिएशन सिर्फ L1 से ही किया जा सकता है, L2 से कभी नेगोशिएशन नहीं किया नहीं किया जाना चाहिए। तो जैम पोर्टल पर QCBS प्रक्रिया किस प्रकार प्रोक्योरमेंट में सही मानी जाती है? कि क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है जब पोर्टल पे, उसमें हमारा जो भारत सरकार का GFR है उसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कंसल्टेंसी सेवाएं हैं इन्हीं के लिए हमें QCBS यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो क्वालिटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्राइस से अधिक क्वालिटी पे हमें जाना होता है। पर यहाँ ये मतलब नहीं है कि प्राइस को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन प्राइस के साथ साथ क्वालिटी को भी देखना होता है। ऐसे ही समस्त चीज़ों को कंसल्टेंसी सेवाएं आती हैं। इसमें जो हमारा बिड होता है उसमें स्कोप ऑफ वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्कोप ऑफ वर्क यदि बहुत वाइड है, बहुत स्प्रेडफुल है, ऐसी स्थिति में यदि हम सिर्फ प्राइस बेस्ड L1 बेस्ड अगर हम परचेस करेंगे तो निश्चित तौर पर वह आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा जो हम चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी हमें सेवाएं लेनी होती हैं वहाँ पर हम QCBS सिस्टम यूज़ करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो QCBS का तरीका है उसको स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें, 80-20 या 70-30 या 60-40, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टेक्निकल इनपुट हमें चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए इस रेशियो को हमें अपनाना चाहिए। इसके अलावा भी यदि कभी हमें ऐसा लगता है, किसी विभाग को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सर्विसेज या कोई ऐसी चीज़ हमें लेनी है जिसमें QCBS हमें लेंगे तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, तो ऐसे में भले वो कंसल्टेंसी सेवाएं नहीं हैं तो MSME से हम परमिशन लेकर QCBS कर सकते हैं। सर जैसे आपने ये बताया रेशियो, ये क्या मतलब हुआ इस रेशियो का? जब हम 80-20 या 70-30 या 60-30 की बात करते हैं तो 70% हम टेक्निकल आउटपुट पे ध्यान देते हैं, 30% फाइनेंशियल। और यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे हम प्राइस के मामले में L1 पे जाते हैं, लोएस्ट प्राइस पे, पर जब हम QCBS करते हैं तो यहाँ H1 होता है, हाईएस्ट। अच्छा, जो भी फॉर्मूला के साथ हमारा रिजल्ट आता है उसमें जो H1 होता है वो क्वालिफाई। मतलब टेक्निकल स्कोर और फाइनेंशियल स्कोर जिसका सबसे ज़्यादा होगा, वेटेज है 70-30 का, तो टेक्निकल स्कोर देखेंगे और फाइनेंशियल स्कोर देखेंगे, दोनों मिला के जो फाइनल स्कोर होगा वो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी को कार्य दिया जाता है। ओके सर, EMD या EPG के संदर्भ में जैम के डिजिटल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को साइबर फ्रॉड या फोर्जरी से सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाते हैं? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पे क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फ्यूचर इस तरह का सॉल्यूशन आ सकते हैं? फ्यूचर में आ सकता है, फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो हमारे जो लेटेस्ट जियो है, जो EMD या EPBG जो है, इसके हार्ड कापी हमको मांगनी पड़ती है हमेशा सत्यापन के लिए। हालांकि जब वो बिल डालते हैं तो EMD की स्कैन कॉपी डालते हैं, तो स्कैन कॉपी को भी अगर AI के माध्यम से हम वेरीफाई करें, उसमें भी AI में भी काफ़ी रिस्क है, काफ़ी फ्रॉड हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाया है, इसीलिए हार्ड कापी अभी हम लोग मांगते हैं। फ्यूचर में, लेकिन ये बात इन फ्यूचर में यहाँ ये हो सकता है, एक हार्ड कॉपी जो है लास्ट डेट के 5 दिन तक हम लेने की उसमें कोशिश कर सकते हैं। कुछ नियम है। जिस सर्विस चार्जेस को लेके कहते हैं कि GST पे सर्विस चार्ज लागू होगा कि नहीं होगा, इसमें अक्सर एम्बिग्विटी रहती है, तो इसमें क्या है, स्पष्ट गाइडलाइन है कुछ? एक्चुअली सर्विस चार्ज जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है वो 3.85% निर्धारित किया गया है, जिसमें 3% सर्विस चार्ज है और 0.85% ट्रांजैक्शन चार्ज है। इसमें GST ऑटोमेटिकली इंक्लूड है, क्योंकि जो
जेम पोर्टल ने फार्मूला बनाया है मानदेय निर्धारित करने का, किसी कर्मचारियों के, किसी कार्मिक के मानदेय निर्धारित करने का। उस फार्मूले में सारे मानदेय, नंबर ऑफ डेज और सारी चीज़ों को जोड़ने के बाद जो जीएसटी लगाया है 18%, वो सर्विस चार्ज पे नहीं लगाया है। इस सारे अमाउंट पे जीएसटी लगाने के बाद सर्विस चार्ज अलग से जोड़ा है। तो वो ये फार्मूला ही अपने आप में स्पष्ट करता है कि सर्विस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगाया गया है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जीएसटी के अधिकारी भी बता रहे हैं कि सर्विस चार्ज पे जीएसटी लगना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है कि आप जो भी डीडीओ है, भुगतान करता अधिकारी, 2% जीएसटी काटता है, 2% इनकम टैक्स काटता है। जीएसटी 18% तो जमा करता है फर्म, लेकिन आप 2% काटते हैं इसलिए क्योंकि वो जीएसटी के नेटवर्क में आ जाए। बाकी इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से वो वसूलेगा, मॉनिटरिंग हो जाएगी। हाँ, मॉनिटरिंग हो जाएगी। कम से कम उसके एमबिट में जो कटेगा पैसा पहुंचेगा तो वो देखेगा कि कौन सी फर्म है ये। कम से कम उसके नेटवर्क में जीएसटी के आ जाए। तो अब जीएसटी पे, सर्विस चार्ज पे जीएसटी तो नहीं लगता, लेकिन कोई कन्फ्यूजन अगर डीडीओ को होता है तो उसको तो 2% काटना होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जेम पोर्टल के माध्यम से क्या भवन मरम्मत, अनुरक्षण आदि के कार्य कराए जा सकते हैं? ऐसा है कि जैसा हम सब जानते हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय किया जाता है। कार्य अभी इसमें नहीं है। अच्छा, वर्क नहीं है। वर्क अभी भी हम अपने यहाँ 50 करोड़ तक के जो है ई प्रोक्योरमेंट मैनुअल और जो हमने उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश हैं उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, और 50 करोड़ के ऊपर के कार्य ईपीसी के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो कार्य इसमें नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे कार्य हैं, जैसे जेम पे एक कैटेगरी है रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरहालिंग सर्विसेज, तो इसमें छोटे मोटे कार्य आप करा सकते हैं। ऑफिस का रिनोवेशन करा सकते हैं, वाहन का करा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हीकल है, और इसका आप रिनोवेशन करा सकते हैं। इनका छोटे मोटे कार्य इनके कराए जा सकते हैं, या कोई टर्न की प्रोजेक्ट है उसका वो कार्य भी आप करा सकते हैं। सर, टेंडर ओपनिंग के बाद अगर केवल 1 या 2 बिडर हैं तो टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं 1 या 2 बिडर, तो क्या उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोल दी जाएगी? देखिए, अगर 2 ही टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे हैं तो फाइनेंशियल बिड खोलने की अगर आवश्यकता, देखिए जिस भी विभाग ने परचेस करना है उसकी अपनी एक आवश्यकता होती है, और आवश्यकता शासकीय कार्य के लिए होती है। तो अगर ऐसा लगता है कि 2 ही बिड हैं और हमें बहुत आवश्यक है, यदि हम दोबारा बिड पे जाएंगे तो वो कार्य जिसके लिए बिड की गई थी वो प्रभावित होगा, क्योंकि शासकीय कार्य यदि प्रभावित हो रहा है तो उस पूरे बिड का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में हम एक स्टेज ऊपर से परमिशन लेके कर सकते हैं, लेकिन समानता करना नहीं चाहिए। शुरू में हमें कम से कम एक बार और तो रीबिड करनी चाहिए। और वैसे भी जम में ये प्रोविज़न भी है, वो जब हम बिड फ्लोट करते हैं उसी समय में जम पर ये प्रोविज़न है कि क्या हम ऑटोमेटिकली, यदि 3 बिडर से कम है तो ऑटोमेटिकली 3 दिन के लिए एक्सटेंड होने का उसमें प्रोविज़न है। सर, ये सिंगल पैकेट और डबल पैकेट बिडिंग सिस्टम में मूलभूत अंतर क्या है और वास्तव में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? देखिए, किसी बिड को हम लोग पहले उसकी तकनीकी विशिष्टियाँ जो होती है, टेक्निकल बिड, पहले उसको खोलते हैं। जो बिडर टेक्निकली क्वालिफाई होते हैं उन्हीं की फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। वैसे तो बिड कई लोग डालते हैं, काफ़ी संख्या में बिडर्स डालते हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको जो पास करते हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड जो बिडर्स हैं उन्हीं की फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। तो 2 स्टेज हो गई इसकी, पहले टेक्निकल बिड खोलेंगे फिर फाइनेंशियल बिड खोलेंगे, तो ये 2 पैकेट बिड हो गया। बहुत से छोटे मोटे काम ऐसे हैं जिसमें बहुत टेक्निकलिटी नहीं है, कोई बहुत स्पेसिफिकेशन कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनको उनकी टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ खोल सकते हैं। तो जब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ खोलते हैं तो उसको सिंगल पैकेट बिडिंग कहते हैं। जब पहले टेक्निकल बिड खोलते हैं और टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स की फाइनेंशियल बिड खोलते हैं तो इसको 2 पैकेट बिडिंग कहते हैं। तो नॉर्मली जो समान प्रकृति की वस्तुएं अगर हमको क्रय करना है तो उसके लिए हमको सिंगल पैकेट बिड में जाना चाहिए। और डबल पैकेट बिड के लिए, जैसा कि हमारा वित्त विभाग का भी एक जीओ है, लेखानुभाग 1 का 15 फरवरी 2021 का एक जीओ है, उसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल इक्विपमेंट और हाई वैल्यू प्लांट मशीनरी, इनको आपको 2 पैकेट बिड से ही करना चाहिए। अगर कोई जैसे हमने एक सामान लेना है, कोई हमारा L1 बिडर है सक्सेसफुल, उससे सामान ले रहे हैं, अब उस सामान की हमको क्वांटिटी की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो क्या हम उस L1 के रेट पर फर्दर प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि जो भी हम क्रय आदेश जारी करते हैं किसी भी सामान के लिए, किसी वस्तु के क्रय के लिए,
वो उतना ही सामान वो पहले से एस्टिमेटेड रहता है कि इतना सामान हमको लेना है। लेकिन अगर कोई सामान की आवश्यकता और अधिक पड़ गई या उतना सामान नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कम सामान चाहिए, तो बिड डालते समय ही एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। जब आप वर्क ऑर्डर जारी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बायर और सेलर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, SLA उसका पार्ट माना जाता है। तो SLA आप उसको पढ़ लें, SLA ज़रूर उसका स्टडी कर लेना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि 25% से अधिक सामान या 25% से कम सामान, मतलब 100 सामान आपने क्रय किया है तो 25 सामान और क्रय कर सकते हैं, या 25 कम सामान भी आप क्रय कर सकते हैं। उससे वायलेशन नहीं आउटसोर्सिंग की बिड में क्या 25% हाँ, कार्मिक बढ़ा सकते हैं। हमको 100 कार्मिक लेना था और 25 कार्मिक की आवश्यकता और पड़ गई, तो हमको नया बिड नहीं करना पड़ेगा। नया बिड नहीं करना पड़ेगा। तो इसी को, जैसे कि अभी हमने 4 माली लिए, हमको और माली लेना है एक, तो हम एक माली 25% बस 25% का 25 लॉजिक है इसके पीछे। सामान्यतः यह माना जाता है कि कोई भी सामान यदि 25% से अधिक उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है तो कॉस्ट पे इफेक्ट आ सकता है। जैसे हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं, इकट्ठे लेते हैं तो थोड़ा कम कर देता है, कम लेते हैं तो अधिक दाम लेना पड़ता है। वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया। जो स्प्रिट है इसके पीछे 25% की, वो यही है कि समानता ये मान लिया जाता है कि 25% से अधिक सामान हम इकट्ठा खरीदते तो शायद कीमतें कम हो सकती थी, इसीलिए वो ब्रैकेट 25% किया। तो बिड डिज़ाइन करते समय MSME और मेक इन इंडिया प्रेफरेंस को शामिल करना अनिवार्य है क्या? देखिए, देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और MSME उत्पाद को बढ़ावा देने का ये सरकार की नीति रही है। भारत सरकार MSME की क्रय नीति बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको अडेप्ट करती है। मेक इन इंडिया की नीति भारत सरकार बनाती है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनाती। ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो ये मेक इन इंडिया जो है, ये एक तरह की प्रेफरेंस है, वरीयता है। लेकिन MSME को जो हम देते हैं, जो उसको प्रीफर करते हैं, वो एक रिजर्वेशन है। मतलब हमको 25% सामान MSME से क्रय करना अनिवार्य है, अगर हमारी क्रय नीति बनी हुई है, भारत सरकार में भी, उत्तर प्रदेश सरकार में भी। तो 25% सामान हमको क्रय करना है MSME से। अगर आपने प्रेफरेंस दिया है, प्रीफर करते हैं और प्रीफर करना चाहिए हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी चल रहा है, यह स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। तो वरीयता इसको दी जानी चाहिए ताकि समुचित आर्थिक विकास हो प्रदेश का। तो जैसे अभी आपने बताया था सैंपल के बारे में, तो इसे बिड एवोल्यूशन के दौरान क्या बिडर से सैंपल की मांग की जा सकती है? देखिए, वर्क ऑर्डर देने से पहले तो हमें सैंपल नहीं मांगना चाहिए। सैंपल मांगने का मतलब है कि आप उसको फिजिकली उपस्थित होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया हमारी डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम की है, की जा सकती है, उसका पर्पस यही है कि हमारा कॉन्टैक्टलेस हमारे परचेज करना चाहिए। तो इसलिए सैंपल मांगना जो है न्यूनतम नहीं है, और जेम भी इसको अलाउ नहीं करता है। और जैसे किसी बिड में स्प्लिटिंग की गई है, तो जो L1 का रेट है, क्या उस रेट से हम L2 और L3 से कहते हैं कि हमको आप सामान दे दो, और L1 क्या किया जा सकता है इस तरह का? बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो कि हमको पूरे प्रदेश में देने हैं। तो कोई हम ये मान के चलते कि कोई एक फर्म पूरे प्रदेश में इसका की आपूर्ति नहीं कर पाएगी, तो स्प्लिटिंग का ऑप्शन है जेम पोर्टल पे, हम उसको स्प्लिट कर देते हैं L1, L2, L3, यानी 3 संस्थाओं का चयन करेंगे हम, और वो सामान का आपूर्ति करेंगे पूरे प्रदेश में। मान लिया L1 का दर सबसे कम है और L2 और L3 उससे ज़्यादा रेट में है, बट नेचुरल L2, L3 है तो ज़्यादा रेट में होंगे। तो रिक्वेस्ट फॉर प्राइस मैच टू L1 इसका ऑप्शन है। L2, L3 से हम ये कहेंगे कि आप L1 प्राइस पे मैच करके उसकी आपूर्ति करें, और ये कितना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 ही है। स्प्लिटिंग में हम 100 नंबर तक 100 लोगों को भी दे सकते हैं। 100 लोगों को भी दे सकते हैं। सर्विसेज के क्षेत्र में नहीं थी अभी ये, अब सर्विसेज में भी स्प्लिटिंग की सुविधा जेम पोर्टल पे आ गई है। अगर आपका L2, L3 इस पे डिनाई मतलब मना कर देता है, तो फिर हम, अगर L2, L3 मना कर देता तो सारा कार्य फिर हम L1 को ही दे देंगे। इसमें भी ये रहता है कि जिस दिन हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं उसके 3 दिन के अंदर उनको उसका रिप्लाई देना, हाँ, रिप्लाई देना होता है। समय सीमा निर्धारित है ताकि आप अनिश्चित काल तक वो ना कर सकें और बाद में वो कंप्लेन ना कर सके कि साहब हम कर सकते थे और इन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो जैसे बिड समाप्ति होती है, बिड एंड डेट के बाद, क्या बायर बिड की अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर प्रतिभागी बिड पब्लिश होने के बाद, बिड एंड डेट के बाद अगर 3 से कम प्रतिभागी हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आता है कि बिड को आप निरस्त करें या एक्सटेंड करें। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन 3 से कम प्रतिभागी हों तो अगर 3 से अधिक हों
तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 3 से कम है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बिड पब्लिश करने के बाद क्या बायर एटीसी में संशोधन कर सकता है? बिड पब्लिश होने के बाद, पब्लिक होने के बाद और बिड एंड डेट के 3 दिन पहले तक अच्छा, वो कर सकता है, लेकिन किसी प्रतिभागी ने प्रतिभाग न किया हो तो उस दशा में अगर प्रतिभाग कर दिया एक है भी प्रतिभागी ने प्रतिभाग किया हो तो फिर आप तो आपका वो ग्राउंड खत्म हो जाएगा, ग्राउंड क्योंकि खत्म वो हो तो ये जाएगा। कह देगा कि इन बिल्कुल, कंडीशंस बिल्कुल। को तो मैंने एक्सेप्ट ही Yes, नहीं yes, किया था, हाँ। ये तो आपने बाद में लेके बिल्कुल आए हो। बिल्कुल और कोरिजेंडम जारी करना, कोरिजेंडम जारी करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर जो भी शर्तें हमने चेंज की हैं तो वो कोरिजेंडम जारी करना पड़ेगा। अगर जैम पोर्टल से क्रैक करते समय तकनीकी बिड खोलने के पश्चात ये मानते हैं कि तकनीकी बिड में कोई व्यक्ति उपयुक्त तीनों रिसेलर एक ही ओईएम के हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या फाइनेंशियल बिड खोली जानी चाहिए? ऐसा है कि पहले ये एक नियम था कि कम से कम 3 टेक्निकली क्वालिफाइड रीसेलर होने चाहिए या बीडर्स होने चाहिए। जेम पोर्टल ने ये सजेस्ट किया था कि 3 रीसेलर हों लेकिन 2 ओईएम हों, कम से कम 2 ओईएम भी होने चाहिए। 2 ओईएम के 3 रीसेलर, ये इनका नियम था। लेकिन अब जो लेटेस्ट जियो आ गया हमारा 26 नवंबर 2024 का, और इसमें संशोधन भी किया गया 11 मार्च 2025 में। इसमें यह कहा गया है कि बीडर्स की संख्या के आधार पर आप बिड को निरस्त न करें। आप बीडर अगर 3 हैं तब तो ठीक है, 3 से कम 2 भी हैं, 1 भी हैं, तो 2 में भी आप सामान्य प्रक्रिया अपना सकते हैं। अगर 2 से कम है, 1 है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या विज्ञापन आपका संतोषजनक ढंग से किया गया है, बिड के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, उसका जो मूल्य है बाजार कीमत की तुलना में उचित है कि नहीं है, और उसका प्रचार प्रसार ठीक ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया है। ये चीज़ें, तीनों कंडीशन अगर वो फॉलो करती हैं तो फिर आप ये देखेंगे, और ये अगले एक स्तर ऊपर वो भेजेंगे आप अनुमोदन के लिए। एक स्तर ऊपर जाने के बाद वो ये देखेंगे कि इसको निरस्त किया जाए, रिबिट किया जाए, या इसको मान्य कर दिया जाए। तो अगर मान्य कर देती है तो ठीक है। जो 3 कंडीशन हमने बताई है उसमें पहला संतोषजनक ढंग से विज्ञापन, पर्याप्त समय, दूसरा उसका जो मूल्य है बाजार की तुलना में उचित है, तीसरा कोई ऐसे उसमें रिस्ट्रिक्टिव क्लास ना हो, कोई ऐसे क्लास आपने न लगा दिए गए हों जो अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक थे, मतलब कोई पार्टिसिपेट ना कर पाए। अनावश्यक रूप से, जहाँ आवश्यक हो, कोई टेक्निकल मशीन आपको खरीदनी है, जहाँ आवश्यक वहाँ तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्लास आप ना लगाएं जो कि रिस्ट्रिक्टिव हो। तो ये 3 शर्तें अगर पूरी करते हैं तो एक बीडर भी हो पार्टिसिपेट करने वाला, तो उसको भी आप उसकी बिड खोल सकते हैं और उसको क्वालिफाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग कर्मयोगी साधना सप्ताह में एआई के बारे में कहा जा रहा है कि एआई के कोर्सेज करिए, एआई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एआई अब आने वाला भविष्य है। तो क्या हम जैम पोर्टल के लिए एआई का उपयोगिता कहाँ तक देख पा रहे हैं? एआई की उपयोगिता जेम पोर्टल पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जेम पोर्टल में इनबिल्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें एआई के माध्यम से डाली जा सकती हैं, जैसे कि अभी बीच में कई प्रश्न ऐसे आए थे, एक कैटलाइजेशन को लेकर था, तो वो उसमें बहुत हद तक ये मदद कर सकता है। प्राइस मैकेनिज्म जो है हमारा, जिसको हम मार्केट दर कहते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या से अभी जो लेटेस्ट उत्तर सर ने दिया, जहाँ सिंगल बिड को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या वो प्राइस मार्केट रेट से ओरिएंटेड है कि नहीं है। एक बात सर ने अभी कही कि कोई ऐसा क्लॉज तो नहीं डाल दिया गया है। ये सब एआई ऑटोमेटिकली हमको बता देती है, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि हमने समयबद्ध रूप से कोई बिड की हुई है और एक ही व्यक्ति आ रहा है और शासकीय कार्य अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शासकीय कार्य प्रभावित होगा, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। पर ये कंडीशन से होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं हमने ट्रांसपेरेंसी को बाधित किया। तो इन सब में एआई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न किसका? सेलर का। अच्छा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है कि वो एक पूरा बिहेवियर पैटर्न हमें बता देगा, यानी कि बायर के पास यदि किसी भी सेलर को लेकर कोई दिक्कतें लगती हैं, कहीं कोई कंट्रोवर्सी आती है, उसको स्टडी करके वो फाइनल डिसीजन ले सकता है। तो निश्चित तौर पर एआई का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि जेम में इनबिल्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी जो एआई के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को, जो जेम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, वो और ट्रांसपेरेंट होंगी और शासकीय कार्य के लिए बहुत अधिक हितकारी होंगी। जैसा आपने बताया, एआई का स्कोप बहुत है अभी जेम पोर्टल को और अधिक कारगर बनाने के लिए। जैसे अभी ईएमडी पीबीजी का सत्यापन अभी हम हार्ड कॉपी मांगते हैं,
या बैंक गारंटी किसी ने दिया हो तो बैंक से उसको वेरीफाई कराते हैं। ये सब एआई के माध्यम से सब आपस में लिंक करके बायर को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में सुविधा हो जाएगी। अभी एमएसएमई का वो है कि नहीं, स्टार्टअप है कि नहीं, इसका सत्यापन भी बायर को करना पड़ता है। एआई के माध्यम से इसको और अधिक सुगम और सरल बनाया जाएगा आने वाले समय में। कुल मिला जुला के बायर के लिए क्रय प्रक्रिया को और आसानी होगा, और जेम पोर्टल के लिए भी होगा। मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों को लाभ मिलेगा इसका। और जो जैसा आपने बताया बिहेवियरल स्ट्रक्चर जो है सेलर का, तो बहुत सारे डेटा, अगर 10 साल हो गए जेम पोर्टल को लागू हुए इस देश में, कितना क्रय विक्रय हुआ, कितने करोड़ लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। तो हमको एक पैटर्न मिल चुका है, एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है जेम के पास कि किस विभाग में कौन सा बायर ने किससे क्रय किया, किस सेलर ने किस विभाग में कितना सप्लाई किया, या बार बार किस विभाग में सप्लाई किया, या बार बार किस विभाग ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये सब डेटा एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे सामने आएंगे, बहुत सारी नई स्टडी सामने आएगी, उसके निष्कर्ष सामने आएंगे, और एआई का प्रयोग करके हम इसका बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। मतलब वो एआई शायद उनको पहले ही रोक देगा। हाँ, पहले ही रोक आप देगा। मार्केट पे आओ भी मत। हाँ, क्वालिफायर कर आपने लेगा। इतना अच्छा काम गलत किया तो आपको मार्केट में एंट्री करने की परमिशन ही नहीं देगा। नहीं तो अभी तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी बिल्कुल। कि हम उसको देखें। एज अ बायर मैं बता रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम देखें कि ये कहाँ से ब्लैक लिस्ट है। ये अब वो पहले से चेक कर लेगा और वहीं पे उसको। अच्छा, आपने कहा ब्लैक लिस्ट वाली बात कही। अभी देखिए एक समस्या आती है लोगों के पास कि कहीं पे किसी जिलाधिकारी ने या किसी बायर ने किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, पर वो जेम पे ब्लैक लिस्ट नहीं होती, उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो इसको लेकर फिर होता है कि यार कि हमने तो ही ब्लैक लिस्ट किया था वहां पर, और यहाँ पर हम उससे खरीद रहे हैं, लेकिन जेम उसको अलाउ कर दे रहा है। तो यहाँ पे एआई बहुत मददपूर्ण हमारे लिए। वो मतलब वो आने नहीं देगा, मार्केट में नहीं आने देगा कि भाई आप अच्छे बायर नहीं हो और सेलर नहीं हो, आपको यहीं पे। अच्छा, मार्केट सर्वे में जो रेट, हम किसी वस्तु का रेट निर्धारित करते थे, पहले जाके मार्केट में सर्वे करते थे। अब बिजनेस एनालिटिक टूल्स आ गया हमारे जेम पोर्टल पे, हम उसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन वो भी और अधिक कारगर हो, इसके लिए एआई हमारी और मदद कर सकता है। मतलब जैसे हम नॉर्मल मार्केट में सर्वे करते हैं, एक लोकल मार्केट का सर्वे भी हो सकता है आने वाले समय में एआई हमको बता देगा। कि मालूम पड़ा कि आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी है जो आपके यहाँ बहुत सस्ती पड़ रही है, कहीं कर्नाटक या तमिलनाडु में। अभी तो तमिलनाडु का जो महंगा रेट है वो भी दिखा सकता है, लेकिन अब हमारे यहाँ की भी आप ही के यहाँ का प्रोडक्ट है, आपके यहाँ सस्ता मिल रहा है, तमिलनाडु में महंगा है। तो ये और मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम जो 50,000 से कम का सामान खरीदते हैं, इसमें जेम पे खरीदने पर लोगों को समस्याएं आती हैं। फैक्ट है, क्योंकि अचानक कोई ऐसा बाय होता है, वो तमिलनाडु का है, उसने कोट कर दिया 8,000 का सामान है, वो वास्तविक रूप में हम जान रहे हैं कि 15,000 से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन अब चूंकि उसने 8,000 कोट कर रखा है, आपको उससे खरीदने के लिए, आपको वर्क ऑर्डर देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर एआई हमारी मदद करेगा, वो उसको वहीं पर किनारे कर देगा। अब 10 लाख तक के क्रय हम L1 से कर सकते हैं, तो L1 में 10 लाख तक का क्रय तो बायर बिना बीट के कर सकता है, लेकिन कितना रिस्की है उस बायर के लिए जो बहुत जानकार नहीं है या पहली बार क्रय कर रहा हो। तो कहने, और जेम पोर्टल जीएफआर के रूल से संचालित होता है। जीएफआर ये कहता है कि बायर वस्तु के मूल्य से स्वयं संतुष्ट होगा। तो बायर को इतनी अगर जानकारी नहीं है तो एआई जो है इस संबंध में बहुत मदद कर सकता है हमारी, जो भी रेट है, क्योंकि हमको विशिष्टियाँ देखनी है, स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी देखनी है, और डिलीवरी पीरियड देखना है। ये 3 चीज़ देखते हैं हम। 10 लाख के नीचे इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इन 3 चीज़ों को एआई के माध्यम से बहुत सरल और बहुत त्वरित कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ मद्रास में है, मद्रास में बनती है, वो वहाँ पे बहुत सस्ती है चेन्नई में। हमारे यहाँ वो चीज़ आने जाने का भाड़ा बहुत बढ़ जाता है, हमारे यहाँ वो बहुत महंगी है। तो मद्रास वाला अगर हमसे लेगा तो ऑब्वियसली उसको बहुत महंगा पड़ेगा, उसको तो लोकल मार्केट ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो शायद ये चीज़ें मुझे लगता है एआई इसको भी काउंट कर लेगा कि भाई आने जाने का भी जो किराया है, भाड़ा है, वो भी उसको मैनेज करके फिर वो रेट क्या आना चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोगों ने इस विषय पे विस्तृत वार्ता करी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी भविष्य में हमको दोबारा आप लोगों के संपर्क में आने का मौका मिला और हम लोग इससे भी विस्तृत कार्यक्रम, क्योंकि अभी हमारे पास एक समय सीमा में अंदर करना है, लेकिन हम विस्तृत कार्यक्रम इसका फिर से एक स्टूडियो में आपके साथ करना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू।